दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT फॉर सिविल सर्विसेज में। अभी तक हमने NCERT क्लास 6 के साइंस के 5 चैप्टर का डिस्कशन किया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि चेंजेस अराउंड अस। और अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अब चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक से मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं है? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? यानी कि हमारे चारों तरफ या फिर हमारे शरीर में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। मतलब अगर हमको परिवर्तनों को एक समूह में रखना हो, जैसे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को अलग अलग रखना हो, तो हमको उसकी विशेषता जाननी पड़ेगी। तो आगे वही देखते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब आगे इस शब्द की व्याख्या मिलेगी कि उत्क्रमित क्या होता है। क्रियाकलाप है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। दूसरा है, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र के अनुसार मोड़ें। इसमें आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। इस तरह से उसने कागज़ का जहाज़ बनाने को कहा है। एक तीसरा क्रियाकलाप है, गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हों और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? हाँ, ये संभव है, क्योंकि जब गुब्बारे की हवा निकल जाएगी तो वापस उसी आकार में आ जाएगा। क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज़ बनने के बाद समान है? तो समान ही है, क्योंकि कागज़ की जो माप है या फिर जो कागज़ है उसमें से उसी का जहाज़ बना दिया गया, उसमें से कुछ पार्ट हटाया नहीं गया, यानी कि वो भी समान है। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? बिल्कुल बनाना संभव है। क्या आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। वो गुब्बारा फट गया। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिससे हमने पिछले क्रियाकलाप में हवाई जहाज़ बनाया था। उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का रेखा चित्र बनाइए और उसके बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए, यानी कि हम ऐसे जहाज़ उस पर ड्रॉ करके उसको काट दें। गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंक लीजिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इसके बाद उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 व 6 में हुए हों उनको वापस नहीं लाया जा सकता। यानी कि हम जब एक बार गुब्बारा फट जाएगा तो गुब्बारे को उसकी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, या फिर जब हम हवाई जहाज़ बना के उस पर कागज़ को काट देंगे तो हम कागज़ को उस स्थिति में, पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते। और तीसरा, जब हमने आटे की रोटी बना ली तो हम उसको वापस से आटा नहीं बना सकते। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं। इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है।
क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी कि कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो जब तक वो मिट्टी पक्की नहीं रहती है तब तक हम उसको वापस तो मिट्टी में बदल सकते हैं, लेकिन जब वो एक बार भट्टी में बर्तन को पका देता है तो वो वापस मिट्टी में नहीं बदला जा सकता। सारणी में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। परिवर्तित, अब इसमें बताना है कि क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब कच्चे अंडे से एक बार जब हम अंडे को उबाल लेंगे तो फिर से उसे कच्चा नहीं बना सकते, यानी कि ये नहीं उत्क्रमित किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली, तो गाढ़े घोल से जब एक बार इडली बन जाएगी तो फिर उसको गाढ़ा घोल बनाना मुश्किल हो जाएगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो एक बार गीले जब कपड़े सूख जाएंगे तो फिर से उसको पानी डाल के उसको गीला किया जा सकता है, तो यानी ये उत्क्रमित है। ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, जब हम ऊन के धागों से स्वेटर बुनेंगे और फिर उसको वापस उधेड़ सकते हैं, यानी कि ये भी उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, अब अनाज से बनाया गया आटा एक बार जब आटा बन गया तो फिर वो अनाज नहीं बन सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से गर्म दूध, यानी कि एक बार हम ठंडे दूध को जब गर्म करेंगे तो फिर ठंडा करके उसको ठंडा बना सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी कि कोई अगर हमारे पास डोरी है उसको हम सीधे थे पहले उसको कुंडलित मतलब लपेट देना, तो फिर उसको हम खोल के सीधी डोरी कर सकते हैं। इसी तरह कई सारे उदाहरण इसके दिए गए हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? यानी कि ये मिट्टी खोदने के हथियार हैं और इनमें लोहे में लकड़ी लगी होती है। लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट जिसमें लकड़ी का हत्था फंसा हुआ होता है उसकी बात हो रही है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे हत्थे पर कस दिया जाता है। यानी कि जो उसका वलय होता है उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर जब गर्म किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसमें हत्था फंसा दिया जाता है और उसको ठंडा कर दिया जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है, कुछ इस तरह से। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 में आपने देखा था कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, अब यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? तो हाँ, बदल सकते हैं। जब हमको जल से बर्फ़ चाहिए तो हम उसको फ्रीज में रख देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, यानी उसको ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे कुछ इस स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई नापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी कि जो लंबाई जलने के बाद उसकी घट गई है उसको दोबारा किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को तो नहीं देख सकते परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? यानी कि जो माचिस और अगरबत्ती है
ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, क्योंकि माचिस अगर एक बार जला दी गई तो वो दोबारा उस रूप में नहीं लाई जा सकती। लेकिन मोमबत्ती एक बार पिघलने के बाद जब वो ठंडा कर दिया जाएगा तो वो फिर से मोम में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी कि इस पर हमको विचार करना है कि जब हमने एक बार पानी में नमक को घोल दिया था तो नमक तो पानी में घुल गया था पूरी तरह से, लेकिन फिर से जब हमने विलयन को गर्म किया तो हमको नमक फिर से प्राप्त हो गया। यानी कि हाँ, यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी कि क्या हम दही को फिर से दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि हम एक बार जब दही बन जाएगी तो उसको दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने अभी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। यानी इस पूरे चैप्टर का सारांश यही है कि हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ दो रूप के होते हैं। एक वो परिवर्तन होते हैं कि जिनमें हम बदलाव करके वापस उसी रूप में ला सकते हैं, और दूसरे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम वापस उस रूप में नहीं ला सकते हैं। अब चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द थे जिसे हम देख लेते हैं। पहला शब्द है परिवर्तन, जिसका अर्थ अब आप लोगों को पता ही हो गया होगा। परिवर्तन का अर्थ होता है किसी चीज़ में बदलाव। संकुचन, संकुचन वह होता है कि जिसमें किसी पदार्थ का क्षेत्रफल या आयतन घट जाता है, यानी कि सिकुड़ाव एक तरह का। वाष्पन, जल का वाष्प में परिवर्तित होते रहना। जैसे कहीं पे भी जल रखा है तो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, या फिर वो गर्म करके भी हो सकता है, लेकिन हर जगह पे जो जल होता है वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है, उसको वाष्पन कहते हैं। प्रसार का अर्थ है कि क्षेत्रफल या आयतन का बढ़ना, यानी कि फैलाव। और गलन, किसी भी वस्तु का द्रव रूप में बदलना, उसका गलन कहलाता है। इस चैप्टर में कुछ सारांश हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए। अगर इस वीडियोज़ में कुछ कमी हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, यानी जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।